चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसका हर एक पल जंगल से जुड़ा हो। अब सोचिए कि उसी दुनिया पर बाहरी ताकतों की नजर पड़ती है और उसे बचाने के लिए एक लड़ाई शुरू होती है। ये कहानी है आदिवासियों की, दिकुओं की और एक खोए हुए स्वर्ण युग को वापस लाने के सपने की। बात है साल 1895 की। जगह थी छोटा नागपुर के जंगल। हवा में एक नाम की चर्चा थी, बिरसा। लोग कहते थे कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। वो बीमारों को छूकर ठीक कर देता है, अनाज को कई गुना बढ़ा सकता है। लोगों को यकीन हो चला था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद भगवान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बिरसा था कौन? और उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था कि हजारों लोग एक इंसान को अपना भगवान मानने लगे थे? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। लेकिन उनकी आवाज सिर्फ मुंडाओं तक ही नहीं रुकी। संथाल और उरांव जैसे दूसरे कई आदिवासी समुदाय भी उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सब एक ही दर्द से गुजर रहे थे। ब्रिटिश शासन के नीचे अपनी दुनिया को बिखरते हुए देख रहे थे। अच्छा, बिरसा के इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दुनिया में जब ये बाहरी लोग यानी दिक्कू नहीं आए थे और आदिवासियों की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसती थी। अब ये जो नक्शा है, इसे देखिए। इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी समुदाय सिर्फ किसी एक छोटे से इलाके में नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैले हुए थे। हर किसी का अपना जंगल, अपनी संस्कृति और अपनी एक अलग पहचान थी। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि आदिवासी समाज कोई एक जैसा नहीं था। मतलब कुछ समूह झूम खेती करते थे, तो कुछ शिकार करके और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। कुछ पशु पालते थे और कुछ ने तो एक ही जगह बसकर खेती करना भी शुरू कर दिया था। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि जंगल सिर्फ रहने की एक जगह नहीं था, वो तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा था, उनकी सांसों में बसा था। नदियां, पेड़, जमीन, सब कुछ उनके होने का सबूत था। कई समुदायों के लिए झूम खेती ही जिंदगी थी। ये एक तरीका था प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का। और इसके लिए सबसे जरूरी थी आज़ादी, जंगलों में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। लेकिन यही आज़ादी अब खतरे में थी। और ये खतरा बनकर आए बाहरी लोग, जिन्हें आदिवासी अपनी भाषा में कहते थे दिक्कू। उनके आते ही सदियों से चली आ रही जिंदगी का ताना बाना बिखरने लगा। तो ये दिक्कू थे कौन? असल में ये कोई एक ग्रुप नहीं था। इसमें व्यापारी भी थे, साहूकार भी, जमींदार, और इन सब के ऊपर ब्रिटिश सरकार। इन सब ने मिलकर आदिवासियों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब अंदाजा लगाइए बदलाव कितना बड़ा था। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखिया अपने इलाके के राजा हुआ करते थे। उनकी अपनी पुलिस, अपने कानून, सब कुछ अपना था। लेकिन ब्रिटिश राज आते ही सब कुछ बदल गया। सारी ताकत छीन ली गई। वो अपनी ही जमीन के मालिक नहीं रहे और उन्हें अंग्रेजों के बनाए कानून मानने पर मजबूर कर दिया गया। और ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये तो पेट की आग की लड़ाई बन गई थी। बैगा जनजाति का ये गीत सुनिए, इसमें वो दर्द साफ छलकता है। अंग्रेजों की इस धरती पर जीना कितना मुश्किल है। नए नए टैक्स और कानूनों के बोझ ने उनका जीना ही मुश्किल कर दिया था। व्यापार भी आप देखिए कैसे शोषण का एक जरिया बन गया। संथाल आदिवासी बेचारे मेहनत से कुकून उगाते थे, फिर व्यापारी आते, उन्हें थोड़ा सा कर्ज देते और उनकी सारी फसल कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे। और फिर उसी फसल को बाजार में 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। मतलब आदिवासियों के लिए बाजार तरक्की नहीं, बल्कि गरीबी और कर्ज का जाल बन गया था। और जो लोग काम की तलाश में अपना घर, अपना जंगल छोड़कर गए, उनकी हालत तो और भी बदतर थी। उन्हें चाय के बागानों में, कोयले की खदानों में ले जाया गया, लेकिन वहां मजदूरी के नाम पर बस धोखा था। उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था और घर वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे। बस इसी घोर निराशा और शोषण के माहौल में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे बिरसा मुंडा। उनका आंदोलन इन सभी तकलीफों का सीधा जवाब था, एक बेहतर कल की आस था। ये चेहरा है उस उम्मीद का, बिरसा मुंडा। इस अंधेरे में बिरसा ने अपने लोगों को उनके सुनहरे अतीत की याद दिलाई। एक ऐसी दुनिया जिसे वो खो चुके थे, लेकिन जिसे वापस हासिल किया जा सकता था। बिरसा ने बात की सतयुग की,
मतलब एक ऐसा सुनहरा दौर, एक ऐसा स्वर्ण युग जब मुंडा लोग आज़ादी से जीते थे, अपनी ज़मीन पर खेती करते थे। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उस खोई हुई इज्जत को वापस पाने का एक ज़बरदस्त नारा था जिसने एक टूटे हुए समाज में नई जान फूंक दी। तो इस आंदोलन का मकसद बिल्कुल साफ था। मिशनरियों को, साहूकारों को, जमींदारों को और हाँ, ब्रिटिश सरकार को, सबको बाहर निकालना था और बनाना था एक मुंडा राज, जिसके राजा खुद बिरसा होते। उन्होंने बाहरी सत्ता के हर प्रतीक पर हमला करना शुरू कर दिया और सफेद झंडा उनके अपने आजाद राज का निशान बन गया। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चल सका। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल बाद जब वो छूटे तो उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई, पर 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में हैजे से उनकी मौत हो गई और उनके साथ ही आंदोलन भी ठंडा पड़ गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि आंदोलन नाकाम रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिरसा भले ही चले गए, लेकिन उनके विद्रोह की गूंज हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसा कानून लाना पड़ा और ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस कानून ने बाहरी लोगों के लिए आदिवासियों की जमीन छीनना लगभग नामुमकिन बना दिया। और दूसरी विरासत थी हिम्मत की, आत्मसम्मान की। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी लोग चुपचाप जुल्म सहने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपने हक के लिए कॉलोनियल हुकूमत से भी टकरा सकते हैं। बिरसा मुंडा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज भी दुनिया भर में कितने ही समुदाय अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये संघर्ष एक सदी पहले जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी आज भी है।